देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे धनबाद का रण बड़ा भीषण होगा। ये टाइटल चुनने के पहले जिस तरह से जब सोशल मीडिया को मैं खंगाल रहा था, कुछ तथ्यों की जानकारी के लिए खंगाल रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो धनबाद का जो संसदीय चुनाव होने जा रहा है वो सबसे ज्यादा गर्म है झारखंड की राजनीति में इस बार। और क्यों गर्म है ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन जब जो सरजू राय जो निर्दलीय विधायक हैं झारखंड विधानसभा में, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, उनके सोशल मीडिया को खंगाल रहा था, उसी में ये टाइटल मुझे नजर आया कि धनबाद का रण भीषण होगा। और इसके बाद मैंने सरजू राय से इनके इस टॉपिक पर भी बात की। क्या कुछ बातें हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो दृश्य धनबाद में दिख रहे हैं और जो काले हीरे के शहर में जिस तरह से अंदरूनी आग लगी हुई है, झरिया में तो पहले से ही धरती के भीतर आग लगी हुई है, लेकिन चुनावी तपिश जो है वो ऊपर से ज्यादा नीचे भी गर्म है। तापमान अगर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर अगर मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है, तो ये तापमान राजनीतिक तापमान जितना ऊपर दिख रहा है धनबाद में, उतना ही तापमान नीचे भी आग लगी हुई है धनबाद में। और वो आग जो है सो सबसे ज्यादा अगर झुलसा रही है किसी एक पार्टी को, तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि धनबाद संसदीय क्षेत्र के इतिहास को अगर आप देखेंगे, 2000 में जब अलग राज्य बना है उसके बाद से एक मर्तबा 2004 में चंद्रशेखर दुबे वहां से चुनाव जीते। हालांकि 2004 के इलेक्शन में कोई भी सीट झारखंड में कोडरमा को छोड़कर ऐसा नहीं था जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन 2009 से लेकर 2019 तक जो 3 चुनाव हुए लोकसभा के, और तीनों ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतती है, पीएन सिंह चुनाव जीतते हैं। यानी कह सकते हैं अलग राज्य बनने के बाद धनबाद मजबूत गढ़ है भाजपा का। और आप देखिए तो पिछले विधानसभा चुनाव में जब 25 सीटें आई भाजपा को, जब 2019 के विधानसभा चुनाव में 25 सीटें पूरे झारखंड में आई, तो 5 सीटें जो हैं वो धनबाद संसदीय क्षेत्र की भाजपा के कोटे में आती है। भाजपा के वहां से विधायक जीत कर आते हैं। ये मजबूत गढ़ है भाजपा का। लेकिन आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ है कि लगातार जो है सो ये चर्चा का बाजार गर्म है कि धनबाद में क्या होगा। धनबाद पूरी तरह से, और यहां तक कि बड़े बड़े पदाधिकारियों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को अपने कार्यकर्ताओं के कुनबे को इकट्ठा रखने के लिए, संभालने के लिए बार बार जाकर के वहां पर जो है सो प्यार से, पुचकार के, धौंस से, हर कला अपना करके, निशाम दाम दंड भेद सब कला अपना करके अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। क्या आखिर वजह हुई है इसकी? आखिर क्यों उद्वेलित हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? भले ही पार्टी के अनुशासन के तहत वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर अगर आप देखेंगे तो पार्टी कार्यकर्ताओं में घुटन हो रही है, खास करके कैंडिडेट को जिस तरह से लाया गया उसको लेकर के। भारतीय जनता पार्टी से 2 बार से विधायक हैं ढुल्लू महतो, जिनको कैंडिडेट बनाया गया है। लेकिन आखिर क्या रही है मजबूरी, क्या स्थिति रही है धनबाद में, जो इनको लेकर के पार्टी के अंदर भी इतनी ज्यादा मरमरिंग हो रही है? आपने पूर्व में भी इनका ऑडियो वायरल सुन चुका है। ऑडियो में जिस तरह से वो एक व्यवसायी को, जिन्होंने कि बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा था, जिन्होंने बाबूलाल मरांडी से शिकायत की थी कि ढुल्लू महतो को लेकर, उनको किस तरह से वो धौंस दिखा रहे हैं, ये आपने सुना था। और इसके बाद से लगातार जिस तरह से निर्दलीय विधायक सरजू राय मोर्चा खोले हुए ढुल्लू महतो के खिलाफ में, और वो जिस तरह से सबूत दे रहे हैं। अब देखिए तो अभी उन्होंने डाला है 2014 का पेपर कटिंग डाला है। सुदर्शन भगत जो भाजपा से सांसद हैं लोहरदगा से, अभी इस बार उनको भले ही टिकट नहीं मिला, वो एक कार्यक्रम में गए हुए थे, उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री थे वो, और उन्होंने कहा था जो चीजें उन्होंने डाली थी उस समय, जो पेपर कटिंग डाला था उसमें जो उन्होंने कहा था उस चीज का भी जिक्र किया है सरजू राय ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से, कि
ढुल्लू के आतंक से मुक्त कर, बाघमारा को मुक्त कराना, ये टाइटल था उस समय का और जो सुदर्शन भगत का वक्तव्य था उस समय। अब वही चीज सरजू राय कह रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल में कह रहे हैं कि इस बीच क्या हुआ, संकल्प ने समझौता कैसे कर लिया, कौन उत्तरदायी है बाघमारा का आतंक धनबाद संसदीय क्षेत्र में पसारने के लिए, मंच पर आसीन नेता अपना वादा निभाएं। ये लाइन जो है तो सरजू राय ने अपने सोशल अकाउंट सेंटर पर डाला है, हैंडल में डाला है और ये जवाब मांगा है उन्होंने। और आखिर इस तरह की बातें आ ही क्यों रही है, सवाल उठ रहा है। जनता तो लगातार ढुल्लू महतो को 3 टर्म से विधायक चुन रही है। भारतीय जनता पार्टी में पहली मर्तबा वो नहीं आए हुए हैं, बाघमारा से भी चुनाव लड़ रहे थे, 2 मर्तबा बाघमारा से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, झारखंड विकास मोर्चा से विधायक रहे हैं वो वहां से। आखिर अभी जब धनबाद संसदीय सीट से उनको कैंडिडेट बनाया गया है तो आखिर पार्टी के अंदर भी इस तरह का भीतरी आक्रोश क्यों दिखने को मिल रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, वजह क्या है? जो चीजें सरजू राय ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि अर्धशतक, केस के अर्धशतक इनके नाम से हैं और उन्होंने कई केस का जिक्र भी किया था, 1 साल की सजा, 1.5 साल की सजा, 2 साल की सजा, इस तरह से उन्होंने कई केस के बारे में बताया था। 4 केस के बारे में इन्होंने ये भी कहा था कि 4 केस ऐसे जिनके पूरे सजा को मिला लिया जाए तो 4.5 साल की सजा हो जाती है। उन्होंने एक उद्धरण देते हुए, हाईकोर्ट का उद्धरण देते हुए कहा था कि इस तरह के मामले जब आए तो सदस्यता समाप्त हो जाती है। बहरहाल उसका जवाब बाबूलाल मरांडी ने भी दिया है कि सरजू राय जज नहीं हो गए हैं, इस तरह का जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन आखिर भाजपा को अपने ही कैंडिडेट को लेकर के इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? जिस कैंडिडेट को उन्होंने मैदान में उतार दिया है वो कैंडिडेट लगातार रण क्षेत्र में घूम रहे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? और इस विषय पर जब मैंने सरजू राय जी से बात किया, सरजू राय जी ने कहा कि वो किसी भी हालत में, मुझे जो कुछ कहना था मैंने बाजाप्ता रिकॉर्ड दे दिया है। उन्होंने ये भी, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके ऊपर तो वो कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो बोला उसका भी जवाब उन्होंने कहा उसका भी जवाब मैंने दे दिया। उनके नोटिस को मैं रद्दी की टुकड़ी में फाड़ के फेंक देता हूं। उनको हिम्मत है तो कोर्ट में जाए, वो नोटिस ना भेजें, मानहानि का मुकदमा दर्ज करें मेरे ऊपर, मैं कोर्ट में जवाब दे दूंगा। लेकिन उनका ये कहना है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में जिस व्यक्ति के नाम के साथ आतंक शब्द का प्रयोग कर रही थी, वही भारतीय जनता पार्टी उनको बाघमारा से उठा करके धनबाद संसदीय सीट में क्यों भेज रही है? क्या वो आतंक का जो नाम उस समय लिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो आतंक समाप्त हो गया? ये सवाल उन्होंने किया है। आप उनके सोशल अकाउंट्स को देख सकते हैं, एक्स पर भी उन्होंने लिखा है, फेसबुक पर भी उनका आया हुआ, आप देख सकते हैं उस चीज को। और जब मैंने उनसे यह पूछा कि आखिर आप जो बार बार ताल ठोक रहे थे, चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? आपको लगता है कि अगर ढुल्लू महतो गलत चयन है भारतीय जनता पार्टी का, ढुल्लू महतो गलत है आपके हिसाब से, तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? तो उन्होंने कहा मैं वेट कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि चुनाव सिर्फ कह देने से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मेरा क्षेत्र में मुझे जाकर के बहुत काम करना पड़ेगा, उस क्षेत्र में मैं वेट कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत कैंडिडेट देती है तो मैं उसका खुलकर समर्थन करूंगा, खुलकर प्रचार करूंगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे समर्थन करती है तो भी वेल एंड गुड, और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट नहीं देती है तो आप तय मान के चलिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बातें सरजू राय जी ने कही है। अब कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी से जो सूचना मिल रही है कि आज ही यानी रविवार को अभी से 2-2.5 घंटे के बाद जो है कैंडिडेट के नाम का अनाउंस हो जाएगा। 2-3 नाम पर चर्चा चल रही है और उस पर जो है सो स्क्रीनिंग कमेटी में लास्ट में, अंत में नाम उसका तय किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी में। उसके बाद उसकी घोषणा होगी। देखना दिलचस्प ये होगा कांग्रेस पार्टी ढुल्लू के खिलाफ किसे मैदान में लाती है, ये भी बड़ा सवाल होगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदरूनी पेच जो चल रहे थे इस सीट को लेकर के,
वो भी कुछ और बयां कर रहे हैं। उसको अगले ट्रिप में कैंडिडेट घोषणा होने दीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। क्या क्या कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा था वो विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और अगर सब कुछ ठीक ही रहता कांग्रेस पार्टी के भीतर में, ये तो तय मान के चलिए कि अब तक घोषणा हो गई रहती। धनबाद और गोड्डा सीट पूरी तरह से फंसा हुआ है, चतरा में मामला अटका हुआ आरजेडी के साथ, सभी लोग जानते हैं। लेकिन धनबाद का रहस्य क्या था कांग्रेस पार्टी का, यह भी मैं आपको बताऊंगा। कैंडिडेट की घोषणा होने के बाद मैं बताऊंगा, अभी बताना थोड़ी जल्दबाजी होगी। जब कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी पूरे तह तक मैं जाकर के आपको उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस बीच एक नाम जो आया है अखलाक अंसारी का, JLKM की तरफ से, और जब मैंने इस विषय को शनिवार को अपने विशेष में रखा तो बहुत ज्यादा कमेंट्स आए मेरे टॉपिक पर, बहुत कुछ मुझे भी कहा गया। खैर, पत्रकारिता में है तो इन सारे चीजों को सुनने की आदत है, और लोगों का कमेंट्स नहीं मिलेगा तो मैं भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे कमेंट्स चाहिए, आपका कमेंट्स चाहिए। आपके हर कमेंट्स का, अच्छे बुरे सभी कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। एक भूल कल हुई थी मुझसे बोलने में कि राजमहल चूंकि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है, वहां से मुस्लिम प्रत्याशी खड़े नहीं होते थे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। वो भूलवश मेरे मुंह से निकल गया था और मैंने 2 बार उसे रिपीट कर दिया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आपके कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करूंगा। आप अच्छे कमेंट्स दें, बुरे कमेंट्स दें, अच्छे कमेंट्स दें। मेरी गलतियों को आपने इशारा किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुधी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे से जो गलती हुई थी आपने उसकी ओर भी मेरा इशारा किया। लेकिन आज भी सवाल ये उठ रहा है, JLKM ने आखिर वैसे व्यक्ति को, क्योंकि बार बार ये बातें चर्चा में आ रही है कि जयराम महतो जो स्ट्रगल करके पॉलिटिक्स में आया हुआ, स्ट्रगल करते हुए हम लोगों ने देखा उस व्यक्ति को स्ट्रगल करते हुए, झारखंड की अस्मिता को लेकर के स्ट्रगल करते हुए, झारखंड की भाषा को लेकर स्ट्रगल करते हुए, झारखंड के युवाओं को लेकर स्ट्रगल करते हुए, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि जयराम महतो की पार्टी ने अखलाक अंसारी को वहां से टिकट दिया, जिसको कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता है JLKM के वो भी नहीं जानते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह भी जवाब देना चाहिए था, और इस पर भी खुलकर बातें रखनी चाहिए थी। जब आप किसी भी विषय को लेकर के किसी पर कटाक्ष करते हैं तो इस बातों को भी रखनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पार्टी की अपनी सोच होती है, पार्टी तरक्की करे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है JLKM तरक्की करे। जयराम महतो अच्छे नेता हैं, अच्छे युवा हैं, वो उन जैसे युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं और सभी लोग इसके पक्षधर होंगे कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया। मूल मुद्दा जिसको राजनीति का विषय बना करके पूरे झारखंड को 24 साल से रौंदा जा रहा है विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, जो 1932 आधारित खतियान को मुद्दा, कभी उस मुद्दे को मरने नहीं देना चाहती है, भाषाई मुद्दे को कभी मरने नहीं देना चाहती है, उन पार्टियों के लिए जयराम महतो ने जिस तरह से आंदोलन खड़ा किया उसके लिए उनको साधुवाद है। लेकिन ऐसे युवा जब राजनीति में आते हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो यह भी उम्मीद की जाती है कि उनके दल में वैसे लोगों को लाया जाए, उस तरह की बातें ना आए जो बातें पहले से दल के दलदल में फंसे हुए राजनीतिक दलों के द्वारा होती है। और धनबाद, जिसके बारे में कहा जाता है झारखंड की व्यवसायिक राजधानी है, वहां पैसा बोलता है और खेला तो हो रहा है झारखंड में। इसी चुनाव के दरमियान मैं उस खेला को भी उजागर करूंगा कि किस तरह से धनबाद में खेला हुआ है, टिकट के मामले में जो खेला हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सबूत के साथ बताऊंगा। लेकिन जो मूल मुद्दा था कि जिस तरह से आज जो सोशल मीडिया पर बातें आई कि धनबाद में रन बड़ा भीषण होगा, ये सरजू राय के द्वारा जो किया गया है, इस भीषण रन के पीछे आखिर ये रन जो है, सो चुनावी रन जो है, सो रन कैसे बन रहा है, ये भी देखना होगा। आखिर क्या ऐसी चीजें करने जा रही हैं, आखिर सरजू राय जो है सो वो ऐसी कौन सी रणनीति तैयार कर रहे हैं जिसमें ढुल्लू महतो पर वो भारी पड़ सकता है। रणनीति है, वो वैसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिसको सरजू राय अच्छी तरीके से जानते हैं, सरजू राय से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। उन लोगों के द्वारा सरजू राय को कहा जाता है कि आप आगे आइए।
और सरजू राय कोई अपने बल पर नहीं था कि वो धनबाद पहुंच गए लेकर के सीधे, उनको धनबाद के लोगों ने बुलाया, धनबाद की जनता ने उनको बुलाया वहां पर, तब वो वहां गए, लोगों से मिले, लोगों से बातचीत की और तब वो चुनाव लड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। और अब वो वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रणनीति का, कांग्रेस पार्टी की घोषणा का कि कांग्रेस पार्टी किसको अपना कैंडिडेट बनाती है, और उसके बाद वो तय करेंगे चुनाव लड़े या नहीं लड़े। उन्होंने साफ तौर पर जो कहा मैंने आपको बताया। अब आप देखिए धनबाद में जो है सो भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है, ना सिर्फ अलग राज्य बनने के बाद, अलग राज्य बनने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत थी। 1991 से लेकर के 1999 तक के जो चुनाव हुए, 4 चुनाव हुए, इस 4 चुनाव में 1991 में भारतीय जनता पार्टी का खाता वहां से खुला था। उस समय से लेकर के 1999 2004 के चुनाव के पहले तक भाजपा के सांसद वहां से थे। 2004 में चंद्रशेखर दुबे वहां से चुनाव जीते थे रीता वर्मा को हरा करके, और उसके बाद 2009 से लेकर के 2019 तक ये 15 साल का कार्यकाल भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद पीएन सिंह ने ही के द्वारा किया गया, वहां पर बीएन सिंह वहां से सांसद रहे। और जान के आपको आश्चर्य होगा, पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट से अगर कोई सीट पर चुनाव जीती थी भाजपा, वो धनबाद संसदीय सीट थी। 4,86,174 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां से चुनाव जीते थे। और उसके बाद जब यह गणित होता है तो यह कहा जाता है कि मोदी की लहर में इस तरह के वोट आए थे, हो सकता है। तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर ट्राइबल सीटों पर मोदी की लहर कहां गई थी? क्यों नहीं ट्राइबल सीटों पर जो है सो लाख वोट्स भी, 5 की 5 जो ट्राइबल सीट है उसमें से 3 सीट भाजपा जीती थी। कोई भी सीट में लाख का आंकड़ा नहीं, 50,000 तक का भी आंकड़ा जीत का नहीं छुआ गया था। लेकिन नन ट्राइबल सीट पर अगर आप देखेंगे, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद, ये ऐसी सीटें हैं, पलामू, जहां 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से वहां कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट जीते थे। चतरा, रांची, ये 3 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, गोड्डा, जमशेदपुर, ये जो अनरिजर्व सीटें हैं, जो जनरल सीटें हैं, वहां पर भी जीत का आंकड़ा 2.5 लाख से ऊपर का था। तो फिर आखिर मोदी की लहर चली थी तो उस ट्राइबल जो सीट है, रिजर्व सीट है, वहां पर क्यों नहीं चली थी पूरी की पूरी? अगर पूरा का पूरा जीत का आंकड़ा भी मोदी जी के नाम पर होता है, ये तो सच्चाई है कि जो भी जीत मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आंकड़े बढ़ाने में कैंडिडेट का भी हाथ होता है, कैंडिडेट के कार्य भी देखे जाते हैं। इस बार मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी पर कितना खड़ा उतरता है झारखंड, खास करके धनबाद, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो अंदरूनी कलह की बातें आ रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1-2 विधायक को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो विधायक भी जो हैं पार्टी के, वो भी खुलकर तो नहीं कह पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो है सो कैंडिडेट को लेकर उनके मन में भी शंकाएं हैं, उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। उन्हें भी अपने कार्यकर्ताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। और ये बातें अपने मन से नहीं आई है, वहां के जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के, उनसे बातें होती है, हमारे संवाददाताओं से जब बात होती है वहां के कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं से, और संवाददाताओं से जो फीडबैक आता है हम लोगों के पास, उस फीडबैक के तहत ये बातें आई हुई है। अब आंकड़े को देखेंगे, अगर वोट परसेंट के आंकड़े को देखेंगे, 27% जो है सो ओबीसी की आबादी, 27 से 30% ओबीसी की आबादी है वहां पर धनबाद संसदीय क्षेत्र में। और पहला संसदीय क्षेत्र है जहां पर जनरल की आबादी सबसे ज्यादा है, लगभग 18 से 20% आबादी जनरल कैटेगरी की है। मुस्लिम आबादी जो है वो 14.63% है, और शेड्यूल कास्ट की आबादी जो है सो वो भी 15.7%, यानी 16% के करीब में है। 10% आबादी शेड्यूल ट्राइब्स की है। तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि जो बातें लगातार चल रही हैं धनबाद में, उस बातें पर 20% जो है आबादी वाले, वो 20% आबादी का रुख क्या होता है, यह भाजपा के लिए बहुत मायने रखता है। और सरजू राय की जो रणनीति चल रही है, उन्हीं 20% आबादी को लेकर के चल रही है, जो उनके साथ खड़े वहां पर दिखाई दे रहे हैं। वहां एक चीज और भी किया गया, बाहरी भीतरी का नारा दिया गया है
ये भी चर्चा का बाजार गर्म है कि पहली मर्तबा जो है सो यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट को दिया जा रहा था। भाई ए.के. राय कौन थे, कहाँ से आए थे ए.के. राय? ए.के. राय की कर्म भूमि, जन्मभूमि, सब भूमि धनबाद ही थी। और एकमात्र राज्य के एकमात्र ऐसे संसदीय नेता, संसद पहुंचने वाले नेता थे जो बिना 1 रुपया खर्चा किए चुनाव जीतते थे। यह भी धनबाद की माटी जहां पैसा बोलता है, वहां से एक ऐसे भी सांसद गए थे जिन्होंने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। यह भी धनबाद संसदीय सीट बोलता है, और अब वहां चुनाव में पैसा बोल रहा है। और क्या होगी इसकी परिणति, वो देखना होगा। सवाल यही है कि क्या सरजू की रणनीति ढुल्लू पर पड़ेगी भारी, या ढुल्लू फिर उस काट में लगे हुए हैं। और जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी मंथन कर रहा है, जो आज ही घोषणा होने वाली है कांग्रेस पार्टी की ओर से कैंडिडेट की, यदि रविवार को ही शाम तक 7 बजे तक घोषणा हो जाएगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होता है और इसके बाद किस रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है। क्या सरजू का समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? ये बड़ा उलटफेर का एक संकेत देगा। अगर ऐसा होता है तो धनबाद में जो हॉट सीट बनी हुई है, झारखंड की सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई है धनबाद, वहां पर एक बहुत बड़ा गेम इसके माध्यम से होगा। और वो गेम क्या कुछ परिणाम लाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी से सरजू राय ने समर्थन भी मांगा था कि अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो आप हमको समर्थन करें, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देने पर ही आतुर है। कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट देने जा रही है और कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि सरजू राय का समर्थन उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सरजू राय खुद खड़े होंगे और किस रणनीति के तहत खड़े होंगे, ये भी पता चलेगा। बहरहाल जो स्थिति है धनबाद की, उसमें अभी तक जो सीधे तौर पर भाजपा स्विंग करते हुए दिखती थी हर चुनाव के समय में, इस बार जो है सो थोड़ा पेंच फंसा हुआ दिख रहा है। अब इस पेंच को कैसे सुलझाएंगे ढुल्लू महतो, कैसे प्रदेश नेतृत्व सुलझाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।